Hello students, now we are going to move forward in our chapter, that is a comparative study of India, China and Pakistan. This is a part 2. Now here we are going to discuss the demographic profile. Demographic is related to the population से related होता है. Now यहाँ पर क्या है, कुछ indicators हम चेक करेंगे demographic profile के इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के. तो यहाँ पर टेबल दे रखी है 2011 of demographic indicators. So here the countries are here. Estimation populations, estimated population कितनी है यहाँ पर इंडिया की देख सकती है मिलियंस में. तो आई थिंक इट इज टू मच हियर, 1210. China is having very high population, of course, and Pakistan is having little less population. Now, annual growth of population. So, population is growing in India at a very high rate. It is 1.76. तो बहुत ज़्यादा रेट पे अपने इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है. चाइना में वो कम है बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी वगैरह जो सिस्टम उन्होंने एक अपनाया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब एक पेरेंट्स है तो मतलब उसके एक ही चाइल्ड रहेगा. तो ये जो चीज़ थी इसने कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी भी चेंज की और ये रेट काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था चाइना में पॉपुलेशन का. पाकिस्तान में इट इज़ 1.8. ओके. So in Pakistan, you can see that it is growing at a very high rate. Now, density per square kilometer मतलब आबादी कितनी है. तो इंडिया बहुत बड़ा है साइज में, बट स्टिल इंडिया में जो आबादी है पर किसी एरिया में किसी स्टेट में वो काफ़ी ज़्यादा दिखती है, 382. चाइना साइज में उसका मैप पे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो वहाँ पर जो एरियाज हैं वो बहुत बड़े हैं और वहाँ पे जो पॉपुलेशन वो कम दिखती है, 143 पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से. देन यहाँ पाकिस्तान छोटा है तो वहाँ पर भी 225 डेंसिटी दिखती है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इतने लोग मौजूद हैं. नाउ सेक्स रेशियोज मतलब कितनी अवेबिलिटी है वुमेन्स की पर 1000 मेल्स. सो इन इंडिया इट इज़ वेरी पुअर. जो फीमेल्स हैं बहुत कम है, 940. इन चाइना इट इज़ 950 एंड इन पाकिस्तान इट इज़ 952. सो इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड ईयर. अर्बनाइजेशन के मामले में अगर शहरीकरण देखें कि कितने सिटीज़ में टर्न हो गए हैं, तो यहाँ पर Pakistan is doing better than India here, and India is at 31. And here because China में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो अर्बनाइजेशन भी होगा. जहाँ इंडस्ट्रीज आएगी तो वहाँ पर डेफिनेटली those areas are going to develop and urbanization is going to happen over there. So China is definitely is a leader over here. लीड कर रहा है चाइना यहाँ पे. नाउ टेबल 2 क्या शो करती है, इंडिया चाइना टुगेदर आर द हैबिटेट ऑफ 38% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. इंडिया और चाइना में क्या होती है, फिर 38% की वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप पाई जाती है. नाउ इंडिया विथ अ लिटिल मोर देन 1.3 बिलियन पीपल इज अ हैबिटेट फॉर नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. सो इंडिया में 1.3 बिलियन पीपल्स, क्या बस ये एक तरह से यहाँ पे जगह यहाँ पर रह रहे लोग जो कि पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 18% होता है. तो इंडिया के अंदर ही इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की. नाउ चाइना. China with nearly 1.38 billion people is the habitat of nearly 20% of the world population. तो इंडिया और चाइना की बात करें तो 18% 20% ये बहुत ज़्यादा फिगर आता है. इतने लोग तो यहाँ चाइना में रह रहे हैं. 1.38 बिलियन पीपल इज अ हैबिटेट इन चाइना एंड हाउ मच इंडिया 1.3 बिलियंस. तो यहाँ दिखता है कि दोनों ही जगह चाइना पॉपुलेशन के मामले में थोड़ा आगे है. ओके. तो वहाँ पर भी 20% है और इंडिया में कितना है 18%. तो इंडिया और चाइना में इतनी ज़्यादा आबादी है. तो दूसरी कंट्रीज में सोचो कम होगी, डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज बच जाती है अभी, बट द पॉपुलेशन ओवर देयर इज वेरी लेस. नाउ इन कंपैरिजन पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री, इट्स पॉपुलेशन इज जस्ट 1/10 ऑफ द चाइना और इंडिया. अब पाकिस्तान के कंपैरिजन में पाकिस्तान छोटी कंट्री है और पॉपुलेशन कितनी 1/3 है, 1/10 है चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में. नाउ बोथ फॉर इंडिया एंड चाइना लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज अ हिंड्रेंस in the terms of growth as it require a huge amount of maintenance investment. अब जब हमको पता है कि हमारे पे आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन टू मच, तो ये कहीं ना कहीं हैम्पर करता है ग्रोथ को, कहीं ना कहीं रोकता है ग्रोथ को, बिकॉज यहाँ पर मेंटेनेंस करना पड़ेगा. देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, जो कि जॉब ही नहीं कर रहे, तो उनको बैठा के खिलाना, उनको पालना, उनके लिए स्कीम्स लाना, फूड प्रोवाइड करना, इट इज़ काइंड ऑफ बिग बर्डन ऑन द गवर्नमेंट और हु इज कंट्रोलिंग द कंट्री. उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है. तो ये जो चीज़ है ये इंडियन पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम हो जाती है ग्रोथ के मामले में, इंडियन चाइना में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सो इन्वेस्टमेंट विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेंटेनेंस और एग्जिस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे जब आप मेंटेनेंस करना चाहते हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहे तो उस पर खर्चा बहुत जाएगा. सो हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट प्लस लो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इफ यू ट्राई टू मेंटेन द investment of, because you want to feed those all kind of people, so what will happen, your investment on development will be less. अगर आप वेलफेयर करने जाओगे तो डेवलपमेंट कम होगा. तो इस तरह से वहाँ पर चल रहा है इंडिया और चाइना में. द अकॉर्डिंगली पेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट इज इम्पेडेड, इस वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट पिछड़ गया है. So however, two demographic parameters as distinct in the favor of China.
ना इसके फेवर में कौन से हैं? चाइना के फेवर में जैसे कि मॉडरेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अभी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट देखी थी वो कैसी थी? कम थी, मतलब कि सबसे ज्यादा आबादी में ज्यादा है, लेकिन जो जिस रेट पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो कम है। ओके, एंड लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि एरिया इतना बड़ा है चाइना का, तो उसमें किसी भी पार्ट को देखोगे तो वहाँ पे डेंसिटी कम है, लोगों की जो घनत्व है, जो आबादी है वो कम है। सो वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना इन 1979। कब आई थी वन चाइल्ड पॉलिसी? 1979 में। इट हैज बीन बेसिकली वेरी सक्सेसफुली परसुएडेड। चाइना ने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया है। द कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन which has nearly 1.33% in 1979 has now been 0.47%। तो 1.33% से 0.47 तक लेकर आ गए चाइना इसकी वजह से। और यहाँ पर here in this picture also you can see the people are supporting this one child policy, and if this policy will be applied in India, then Indians will be very angry, I think. So just a kind of joke, so let it be. So it is just promoting the growth of in China. China thought that if they are going to control this population, then they are going to get the growth. So maybe in India, if we accept such kind of thing, maybe India will also grow in future. Now, after this, the growth rate of population continues to be fairly high in India. Now in India, the population is too much. It is 1.17% according to 2017 estimates. So it is a very alarmingly high in Pakistan. Like in Pakistan also, 2000 estimate is very high, 1.43%. So India और पाकिस्तान दोनों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। So it is feared that if the existing rate of growth population size in India may soon exceed that in China। इस रेट पे अगर हम ग्रो करते रहे तो क्या होगा? हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अभी पीछे हैं, बट मे बी इन फ्यूचर हम आगे ज्यादा हो जाएंगे, और हमारा एरिया इतना बड़ा नहीं जितना चाइना का है। तो दैट टाइम विल बी अ प्रॉब्लम। Now China has low density of population compared with the India and Pakistan. It is because of the large geographical area of the China, India and Pakistan. So basically, like I told you कि चाइना का जो एरिया बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कम दिखती है। बट अगर इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए तो ये काफ़ी छोटे एरिया है, वहाँ पे आपको डेंसिटी कैसी दिखती है? बहुत ज़्यादा दिखती है। नाउ इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 143 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन चाइना। अब वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल्स पाए जाते हैं? 143 पीपल चाइना में, कंपेयर टू 382 इन इंडिया एंड 225 पीपल इन पाकिस्तान। तो इंडिया में भी आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पीपल मिल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 225 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आपको वहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कितना डेंसिटी है वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में। Now, other thing remaining the constant lower density implies lesser stress on the country's natural resources, raising the ability of sustainable development. See, what happens if the density is low? अगर density कम है, आबादी कम है किसी एरिया में, तो वहाँ पर जो exploitation होगा एरिया का वो भी काफ़ी कम होना चाहिए, मीन्स काफ़ी ज़्यादा कम रेट पे होना चाहिए। तो वहाँ पे जो ग्रोथ की बात करते हैं और एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुँचना चाहिए वो होगा। क्योंकि अगर आपकी जो आबादी है वो कम है तो आपको कम ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की, और उसकी वजह से क्या होगा? आप ग्रोथ तो करोगे बट एनवायरनमेंट को भी बचा के रखोगे, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देकर रहेगा डेवलपमेंट के साथ में। नाउ बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग बेटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन देन इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है अर्बनाइजेशन के मामले में? दिस चाइना एंड पाकिस्तान दे शोइंग बेटर साइन इन इंडिया। इंडिया से ज़्यादा अच्छा अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ है? चाइना और पाकिस्तान में। Now, urbanization is closely linked with the structural transformation in the country. It is consequent shift of the working force from agriculture to the industry. अब यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बेसिकली इंडस्ट्रीज ज़्यादा आई पाकिस्तान और चाइना में, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ? वहाँ पर ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर एक बेटर साइन देखने को मिल रहा है चाइना और पाकिस्तान में, कि वहाँ पे एक डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्री आती है तो व्हेन इंडस्ट्री विल कम डेफिनेटली द पीपल एंड दैट एरिया इज गोइंग टू बी सिविलाइज्ड। वहाँ पे लोग आकर बसने शुरू हो जाएंगे और वो एरिया डेवलप करने लगेगा। इन इंडिया व्हाट हैपेंड? वी जम्प्ड डायरेक्टली इनटू द टर्शियरी सेक्टर्स। इतना ज़्यादा इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया, बहुत कम एरियाज में डेवलपमेंट देखने को मिलता है इंडिया में। तो बेसिकली हमारे टर्शियरी सेक्टर है और प्राइमरी सेक्टर है। इस जो सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात की जाए इंडस्ट्रीज की, तो इस इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा हम परफॉर्म नहीं कर पाए। Now in India, 31.2% of population is urbanized compared with the 51.3% in China and 37% in Pakistan.
So if you compare this urbanization, so definitely, so India is lagging behind over there with in comparison to this Pakistan and China. India is standing at 31.2. यहीं पर अपन खड़े में. Now accordingly, both China and Pakistan have better succeeded in generating job opportunities outside agriculture. अगर यहाँ पे देखा जाए तो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो अपॉर्चुनिटीज भी जॉब के ऊपर ज़्यादा हुई हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो की क्या बताया था अपन ने, सेक्स रेशियो क्या है, इंडिया में बहुत पुअर है. तो यहाँ पर भी किसको यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है कि सेक्स रेशियो के मामले में इंडिया काफ़ी लैगिंग बैंड है, सिर्फ 943 है. और चाइना एंड पाकिस्तान डूइंग मच बेटर देन इंडिया. क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया की जो मेंटेलिटी की जो लेडीज जो गर्ल्स बॉर्न चाइल्ड होती है तो उसको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट स्कीम ला रही है कि बेटी बचाओ योजना ला रहे हैं. तो ये चीज़ें क्या है, इंडिया में इस चीज़ को एक ख़त्म करना है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल जो भी बॉर्न हो रहा है तो इक्वल प्रायोरिटी उसको मिलना चाहिए. अदरवाइज ये जो थिंकिंग है, आउटडेटेड थिंकिंग है इंडिया की, उसको चेंज करना ज़रूरी है. तो इसकी वजह से हम यहाँ पे बहुत पिछड़ गए. नाउ दिस लो सेक्स रेशियो पॉइंट्स टुवर्ड द सोशल बैकवर्डनेस. ये लो सेक्स रेशियो क्या दिखाता है, हमारी सोसाइटी बहुत बैकवर्ड है, मतलब पुराने ख्यालात वाली है. फीमेल फोर्टिसाइड ओइंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द सन इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द दिस लो सेक्स रेशियो. तो लो सेक्स रेशियो का काम ये कारण क्या है, बेसिकली यहाँ पर लड़कियों को कम प्रायोरिटी देती है. और कई जगह पे जो पहले देखते हैं, जब इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी तो कई बार जो लड़कियां पैदा होती थी तो उनको किल भी कर दिया जाता था, मार भी दिया जाता था. तो ये जो चीज़ थी ये कहीं न कहीं ये रेशियो को बहुत नीचे ले आई. अब लड़कियाँ बहुत कम है इन कंपैरिज़न टू द मेल्स. ना ह्यूमन डेवलपमेंट. व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट? इसके पैरामीटर क्या होते हैं? जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट हो रहा है इन कंट्री में तो उसके कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, जिसके बेसिस पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट की ग्रोथ देखते हैं. जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कोई जना कितना जी रहा है. अगर इंडिया में अगर पहले जो थे वो काफ़ी 32 ईयर्स ऑफ एज थी, अब 64 हो गई. तो ये जो इंक्रीमेंट दिखता है तो बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई तो अच्छी बात है, हायर है तो बेटर है, मतलब हमारे यहाँ पे कंडीशंस अच्छी है. देन एडल्ट लिटरेसी रेट, अगर जो लोग बाहर के हैं और यहाँ पे जो सीख रहे हैं एजुकेशन ले रहे हैं, नॉट बाहर के, मतलब वो लोग जो कि बड़े हैं और वो लिटरेसी रेट में जो साक्षरता रहती है, अगर ज़्यादा है मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वो बात यहाँ पे हो रही है. अगर वो हायर है तो अच्छी बात है. देन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बीपीएल लाइन के, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं अगर वो कम है तो जितनी कम रहेगी उतना अच्छा है. तो यहाँ पर जितना बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये लोअर जितनी रहेगी उतना बेटर रहेगा. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब कि जितने भी बच्चे हैं वो डेथ हो रही है उनकी, तो अगर ये रेट कम रहेगा तो वो भी अच्छी बात है. मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो माँ है अगर उसकी डेथ से ज़्यादा हो रही है तो ये भी कम रहेगा तो अच्छी बात है कंट्री के लिए. तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हम ह्यूमन डेवलपमेंट चेक करते हैं कि कंट्री में ह्यूमन की क्या हालत चल रही है, क्या कंडीशन है वहाँ पर. इट इज़ नॉट रिलेटेड जस्ट विद द एजुकेशन, पढ़ा दिया और सिर्फ उसके पैरामीटर पे हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं. और ये सारे पैरामीटर्स भी होते हैं. देन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू द वाटर रिसोर्सेज, कितनों के पास वाटर रिसोर्सेज है, जितना ज़्यादा है कि अवेलेबिलिटी है, फ्रेश वाटर मिल रहा है उनको पाने की कंडीशन, तो वो चीज़ उनकी कंडीशन ज़्यादा बेटर है जिनको ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी है. देन परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, लोअर द बेटर. अब जितना अंडर नरिश्ड है, जिनको ठीक से कैलोरीज डाइट भी नहीं मिल पा रही है, तो वो अंडर नरिशमेंट में आते हैं, जिनको काफ़ी क्वाशियरकर मरसमस जैसी बीमारियां हो जाती हैं. तो अगर ये चीज़ कम रहेगी कंट्री में तो भी अच्छी बात है. देन हायर द पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू द इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, हायर द बेटर. अब जितना सैनिटेशन अच्छा है उतना ज़्यादा अच्छा है, तो ये रेट जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा. जीडीपी हम सबको पता है कि ये क्या होता है, प्रोडक्शन रहता है. तो यूएस डॉलर के मामले में पर कैपिटा यूएस डॉलर एडजस्टेड फॉर डिफरेंसेस इन परचेसिंग पावर ऑफ डॉलर्स अक्रॉस डिफरेंट नेशन, इट इज कॉल्ड एज परचेस पावर पैरिटी, हायर द बेटर. मतलब कि यहाँ पर जो यूएस डॉलर को कंपेयर, क्योंकि यूएस डॉलर सब कंट्री की करेंसी से अटैच्ड है, तो बेसिकली अगर आपकी करेंसी ज़्यादा डॉलर्स को अट्रैक्ट कर सकती है तो आपकी करेंसी ज़्यादा पावरफुल है, और आपकी परचेसिंग पावर जो है उस पर डिपेंड करता है, और वो जितने ज़्यादा हायर रहती है. यूएस की परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है. एक डॉलर अगर इंडिया की बात की जाए तो $1 = 72 रुपीज़. तो ये जो एक डिफरेंस दिखता है कि इंडिया का वहाँ का $1 इंडिया में आके 72 रुपीज़ की चीज़ें खरीद सकता है, और इंडिया वाला जब वहाँ पे 72 रुपीज़ जाएगा तो वहाँ लेकर वहाँ जाएगा तो 72 रुपीज़ दे के $1 की चीज़ ले पाएगा वहाँ पर. तो ये दिखाता है परचेस पावर पैरिटी किसकी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, तो यूएसए की ज़्यादा अच्छा है. तो जिसकी हायर है उसके लिए अच्छा है. इफ इंडिया की भी कंडीशन इंप्रूव होती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. नाउ बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर कंपोजिट इंडेक्स कॉल्ड एज ह्यूमन एसडीआई, एसडीआई इंडेक्स विल बी
फ्रेम। तो यहाँ पे एसडीआई किससे बनता है? इन सब चीजों को मिलाकर बनता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन सब का कॉम्बिनेशन है, इतनी सारी चीजों का। So higher value of SDI points to the higher rank and level of growth and development in the country। जितना ये SDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा आपके कंट्री में डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है। Now, in the year 2018, SDI of China, India and Pakistan were estimated to be 0.75। इंडिया की कितनी, चाइना की कितनी थी? 0.75, इंडिया की 0.64 एंड इन पाकिस्तान इट इज 0.56। मतलब इंडिया एंड चाइना वर डूइंग गुड ओवर हियर, और जो पाकिस्तान है उसका सिर्फ 0.56 दिखता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब कि चाइना ने सबसे ज्यादा अच्छा किया है, फिर इंडिया ने किया, फिर पाकिस्तान ने किया है। नाउ हायर एसडीआई make ranking a China, making him due largely of the GDP per capita in year 2018. Its GDP per capita 2011 purchase power parity to US dollar was estimated to be US dollar 16,187, which was merely US dollar 6,829 for India and US dollar 4,928 in India। तो यहाँ पे परचेस प्राइस पैरिटी के हिसाब से चाइना का करेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू द इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ बिसाइड हायर जीडीपी पर कैपिटा चाइना हैज परफॉर्म बेटर। तो चाइना ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया और पाकिस्तान दोनों से। इन द एरिया ऑफ नरिशमेंट ऑल्सो, अगर नरिशमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर भी चाइना इज डूइंग मच बेटर जॉब। द परसेंटेज ऑफ अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन इज 11% इन चाइना। तो चाइना में कितने परसेंट के हैं जो अंडर नरिश्ड है? सिर्फ 11%, कंपेयर्ड विद द 20% इन बोथ इंडियन पाकिस्तान। इंडियन पाकिस्तान में 20% है, जो कि चाइना से काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल। Now China has also performed better in regard to the infant mortality rate। infant यानी बच्चों को बचाने भी चाइना का अच्छा योगदान रहा है, और वो काफी बेटर कर रहे हैं इसमें। इन कंपेरिजन टू दिस मैटरनिटी मोर्टिलिटी, मैटरनिटी मतलब मदर की जो डेथ होती है, तो उस केस में भी चाइना अहेड है इंडिया और पाकिस्तान से। infant mortality rate is as low as 8.0 per thousand। Now इन चाइना, ओके, सो चाइना में जो रेट है बहुत कम है, मतलब कि मतलब पर थाउजेंड, अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 8 की डेथ हो रही है। और इंडिया में कितना है? पर थाउजेंड 32, मतलब 1000 पैदा हो रहे हैं तो उसमें तो 32 की डेथ हो रही है। तो इंडिया में कंडीशन, और पाकिस्तान में 61 है, तो 61 मतलब कि पर थाउजेंड 61, तो काफी बड़ा नंबर हो जाता है, उसमें बचा नहीं पा रहे। तो यहाँ पर भी ये चीज क्या दिखाती है कि जो ये जो डेथ हो रही है पुअर कंडीशन दिखाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। देन मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, अगर मदर की डेथ की बात करें तो वहाँ पे 27 पर लैख है इन चाइना, कंपेयर टू 174 लैक्स एंड 178 लैक्स इन पाकिस्तान। तो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट में भी चाइना अच्छा है हमसे इन कंपैरिजन टू इंडियन पाकिस्तान। इट इज जस्ट 27 पर लैख पे सिर्फ 27, मतलब बहुत अच्छा फिगर वहाँ पे दिखता है चाइना का। As regard access to improved sanitation, if we talk about sanitation problem, तो China is showing better performance। Sanitation के मामले में, साफ सफाई में भी चाइना आगे। 76.5% of its population has access to improved sanitation compared with 39.6% in India and 63% in पाकिस्तान। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दोनों एरियाज में, यहाँ पर अगेन चाइना बाजी मार जाता है। चाइना के पास यहाँ पे ज्यादा सैनिटेशन फैसिलिटीज है इन कंपेरिजन टू द इंडियन पाकिस्तान। नाउ इन द प्रोविजन ऑफ इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, अगर वाटर रिसोर्स पे देखें तो चाइना हैज परफॉर्म्ड बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन। तो चाइना इट इज 95.5% पॉपुलेशन एक्सेस टू द इम्प्रूव्ड सोर्सेज ऑफ वाटर। स्वच्छ पानी मिल रहा है चाइना में 95% को ऑलमोस्ट, इन कंपैरिजन विद द 94.1% इन इंडिया एंड 91.4% इन पाकिस्तान। सो इंडिया और पाकिस्तान भी बहुत पीछे नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान चाइना इज लीडिंग हियर अगेन विथ इन कंपैरिजन टू द इंडिया एंड Pakistan। So in terms of human development index, we can say that the China is leader over here. Now, common success story of India and Pakistan। तो यहाँ पे कॉमन सक्सेस स्टोरी क्या है? बोथ इंडियन पाकिस्तान हैव सक्सीडेड इन डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल जो पॉपुलेशन जो भी कमा रही है, मतलब कि नेशनल इनकम को, अगर नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर दें नेशनल इनकम को नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, जो भी कंट्री की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, तो बेसिकली ये फिगर आता है पर कैपिटा इनकम का। तो ये बड़ा है इंडिया और पाकिस्तान में। तो एक कॉमन स्टोरी है, हमने इसमें काफी अचीवमेंट देखा है। और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमने क्या किया? हमने देखा कि 4 फोल्ड हुआ है पाकिस्तान में, 3 फोल्ड, मतलब 4 टाइम्स पाकिस्तान में बढ़ी है और 3 टाइम्स इंडिया में बढ़ी है, विच इज अ गुड साइन। द सेकंड, इन द सेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि वो लोग जो कि हमेशा गरीबी में रहते हैं, इक्वेटेड विथ 1.25 पर डे, हैज बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली
थ्रू although the number of below poverty line continues to be very large। आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि हम लोग मैनेज कर पाए कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे हम उसको नीचे लाने में सक्षम रहे, मतलब वी वर एबल टू ब्रिंग दिस बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल अ लिटिल बिट डाउन। Now, food production has successfully kept pace with the rise of the population। अब फूड प्रोडक्शन जैसी पॉपुलेशन राइज हो रही है तो दोनों ने क्या किया, इंडिया पाकिस्तान ने फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ाया, तो मैचअप कर गया। मींस स्टिल ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बहुत कम हो गया फूड का, इट इज नॉट द केस। डेफिनेटली हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि उनको लोगों को खाना मिल जाए। लिविंग असाइड annual fluctuations due to the weather conditions, both countries are self sufficient in food। हम दोनों कंट्रीज कैसे हो गई, सेल्फ सफिशिएंट फूड में हो गई। बस वेदर की कंडीशन एक प्रॉब्लम रहती है हमेशा, कि अगर खराब वेदर रहता है फसलें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, उतार चढ़ाव आ जाते हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्शंस, अदरवाइज इट इज नॉट द केस। नाउ फोर्थ पॉइंट इज फूड सेल्फ सफिशिएंसी हैज बीन accompanied with the improved न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो बेसिकली न्यूट्रिशन जो मिलता है लोगों को, लाइक कैलोरी नीड्स होती है, डेली प्रोटीन इनटेक रहता है, सो ये बढ़ा है ऑलमोस्ट बाय वन थर्ड। मतलब कि जो कैलोरी डेफिशिएंसी की बात की जाए तो वैसा नहीं है, हमने फूड तो करा ही है, साथ ही साथ जो क्वालिटी है उसको भी मेंटेन किया है, इनफ प्रोटीन इनटेक हो रहा है जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। सो हाउएवर माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन इज स्टिल वेरी हाई। बट अभी भी कुछ एरियाज में कैसा है, माल न्यूट्रिशन मतलब बच्चों को प्रॉपर जो फूड मिलना चाहिए, लाइक सम रिमोट प्लेसेस आर देयर वेयर द चिल्ड्रंस आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड। इन दिस केस उनका न्यूट्रिशन वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं होता, उनको खाना नहीं मिल पाता, तो उनका शरीर जो होता है वो ग्रोथ नहीं कर पाता, डेवलप नहीं कर पाता। देन फिफ्थ पॉइंट, अ वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर along with the backward traditional sector has found global recognition in both the countries। नाउ व्हाट डज दिस पॉइंट से, अ वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर अलॉन्ग विद द बैकवर्ड ट्रेडिशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपको सेक्टर्स दिखते हैं बेसिकली, तो बैकवर्ड सेक्टर भी दिखता है, लाइक यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिखता है कि मिठाइयाँ बन रही तो टेक्नोलॉजी से बन रही है, जो मॉडर्नाइजेशन को दिखाता है। और हमारे यहाँ पे कई ऐसी शॉप भी दिखते हैं जहाँ पे मिठाइयाँ हाथों से बन रही है, तो बैकवर्ड ट्रेडिशन भी यहाँ पर दिखता है, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस भी दिखते हैं वहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे। ये दिस इज कॉमन स्टोरी ऑफ इंडियन पाकिस्तान। नाउ after this Indian Pakistan have boasts the similar performance with regard to the access of improved water resources। अगर पानी की resources की बात की तो सेम है। Initially Pakistan has achieved better result in regard of across the access of improved water resources। However, in recent past India has suppressed Pakistan, which while in Pakistan 91.4% population has access to improved water resources, in India it is 94% now। So basically इंडिया ने बाद में क्या किया है, पाकिस्तान को पीछे कर दिया, और यहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेस मिलते हैं तो इम्प्रूव्ड सिस्टम हो गया अब इंडिया में इन कंपैरिजन विद द पाकिस्तान। नाउ व्हाट आर द कॉमन फेलियर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इनके फेलियर्स क्या हैं। तो रिलेटिवली इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी एंड हाई प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिड नॉट अलाउ इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक टाइमली एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जब एलपीजी हुआ, ग्लोबलाइजेशन या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, 1980s में पाकिस्तान में आया था, 91 में इंडिया में आया था, 1991 में, ओके। तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ये लोग फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो चीज़ थी, इन्होंने इतना ज़्यादा उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं करा जितना करना चाहिए था। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ने काफ़ी टाइम मिला इनको, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन। तो ये फेलियर दिखता है दोनों का ही, इंडिया और पाकिस्तान का। देन माइंडसेट ऑफ द पॉलिटिशियन एंड द ब्यूरोक्रेट्स वाज शोइंग अ प्रोग्रेसिव चेंज। अब यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी, पॉलिटिशियंस थे जो कि सब ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन, इनकी वजह से भी एक प्रॉब्लम रही, इंडिया और पाकिस्तान ने कम ग्रो किया। Then, after this, the third point, the private sector has thrived more on the contracts, bribes, loans from the public financial institution। Tax evasion is a national hobby। मतलब ये नेशनल हॉबी बनी हुई कि टैक्स चोरी करना, कि हम टैक्स टाइम पे नहीं भरेंगे, इस तरह का दोनों जगह पे यही प्रॉब्लम है। द प्राइवेट सेक्टर हैज थ्राइव्ड मोर ऑन कॉन्टैक्ट्स, ब्राइब्स। अब ये कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, या ब्राइब देना, रिश्वतखोरी, लोन्स लेना, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, तो वहाँ पर भी जो होता है, तो करप्शन यहाँ पे दिखता है बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है तो आपको ब्राइबरी देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से भी ये एक पुअर ग्रोथ दिखाता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह की। नाउ फिस्कल मैनेजमेंट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। फिस्कल मैनेजमेंट मतलब कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो ज़्यादा हम मैनेज नहीं कर पाए, उसकी वजह से क्या हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है दोनों का ही। तो हायर फिस्कल डेफिसिट बन चुका है, एवरेजिंग 7 to 8% जीडीपी हैज़ परसिस्टेड फ्रॉम फेयरली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो 3% तक मैनेजेबल रहता है, और 3.5% तक आप बोल सकते हो, 3 to 3.5%। इट्स मैनेजेबल फिस्कल डेफिसिट, बट इट इज़ हियर 3 to 8%, विच इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फिगर ओइंग टू ह्यूज बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रही है, तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा चढ़ गया है यहाँ पर, और वो पॉसिबल नहीं है उसको अब मैनेज करना।
नाउ मैनेज भी होगा तो कर सकते हैं, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो लोग प्रॉपर टैक्सेस जो चुरा रहे हैं वगैरह उसको ठीक तरीके से भर दें तो कुछ पैसा आ जाएगा, वी कैन ब्रिंग दिस डाउन। बट ठीक है, इन इंडिया, इन अ कंट्री लाइक इंडिया इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू से that we can manage these things. Now, owing to huge borrowing by government, private capital formations failed to trend up with the desired extension. So, because of this kind of borrowing, the private capital formations failed to trend up. So, private जो capital investment मतलब जो invest करते हैं तो वो company इतने ज़्यादा invest नहीं कर रही है अब यहाँ पर इस वजह से। The fifth point is large proportion of tax revenue is spent to meet defense expenditure and internal debt servicing. It hampers the process of growth. अब यहाँ पे ज़्यादा पैसा जो टैक्स रेवेन्यू से आता है वो उसको काय पे खर्च कर देते हैं, हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट लाइक रफाल डील हुई तो यहाँ पे करोड़ों रुपए हमने उसमें डाल दिए। अब वो जो चीज़ है वो किसी तरह से ग्रोथ को नहीं बढ़ाता है। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ थिंग जो हमने कर दिया अपने देश का जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट इट इज़ नॉट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ ग्रोथ टू इंडिया। Now, deficient urban services like water, electricity, transport are big hurdle in the process of growth and development. आज भी कुछ एरिया में पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है तो काफी अर्बनाइजेशन वहाँ नहीं हो पाता है। Now, the politicians are yet to provide a sincere and strong leadership focusing on social welfare. अब politicians की अगर बात की जाए, social welfare की अगर बात की जाए कि क्या politician भलाई कर रहे हैं लोगों की, strong leadership वो कर रहे हैं, sincere तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही जगह हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, इसकी वजह से लोगों की हालत कंडीशन बहुत खराब है। नाउ अ वाइड लैग बिटवीन फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड ऑन द अदर हैंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इज अ सीरियस हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब क्या होती है, फॉर्म तो सब होती है, पॉलिसीज वगैरह सब बनती है, लेकिन उसको जब लागू करने की बात आती है तो वहाँ पर बहुत इनका लूज लूज दिखता है, वहाँ पे बहुत ढीला अटेंशन दिखता है इनका। तो ये जो चीज़ है ये भी प्रोग्रेस को बहुत हिंडर करती है। Now the areas where India is the edge over Pakistan. अब इंडिया पाकिस्तान से कहाँ गए? So in India, skilled manpower and research development institutions are better placed in than in Pakistan. तो हमारे पे R&D जो institutions है research and development के और skilled manpower ज़्यादा है पाकिस्तान के comparison में। फिर India shown a remarkable breakthrough in the export of software and software enabled service after the economic reforms of 1991। मतलब 91 के बाद क्या किया हमने, हमारे सॉफ्टवेयर यानी कि टर्शियरी सेक्टर में सॉफ्टवेयर की जो सर्विसेज थी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करी और पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। ओके, देन द थर्ड वन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया हैज इमर्ज एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ देन पाकिस्तान। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंडिया में हमने ह्यूमंस का ज़्यादा डेवलपमेंट किया, मीन्स ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा पैसा हम जीडीपी का खर्च करते पाकिस्तान से ज़्यादा उनको डेवलप करने के लिए। देन फोर्थ, the fourth, Indian scientists excel in the areas of defense technology, space research, electronic and avoidances, genetics, telecommunication. Pakistan is way behind. तो इंडिया साइंटिस्ट को भी देखेंगे तो डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च में हम लोग बहुत आगे हैं पाकिस्तान से। द नंबर ऑफ पीएचडी जो है इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। तो यहाँ पर इंडिया में कितने इंजीनियरिंग वगैरह ये जो चीज़ें लाइक साइंस इंजीनियरिंग एवरी ईयर अबाउट 5,000, इट इज़ हायर देन द एंटायर स्टॉक ऑफ पाकिस्तान पीएचडी। तो ये जो पीएचडी है तो वो पाकिस्तान से तो नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर इंडिया में। नाउ इंडिया हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन पे हम लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। तो अडल्ट लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और द लेवल्स एंड एजुकेशन इंडेक्स है ट्रेंडेड अप मच फास्टर देन इन पाकिस्तान। तो हमने यहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च किया, जीडीपी का हिस्सा ज़्यादा हम खर्च करते हैं एजुकेशन पे, और वही चीज़ हमको दिखाती है कि हम लोग उसमें बहुत आगे पाकिस्तान से। नाउ ओइंग टू द रैपिड डिक्लाइन ऑफ द फर्टिलिटी रेट, द population growth of India has been slashed to 1.17%, while in Pakistan it continues to be as high as 1.43। तो फर्टिलिटी रेट में भी हम लोग किस में, हम लोग आगे हैं, और पाकिस्तान में अभी फर्टिलिटी रेट काफ़ी पुअर दिखता है। Now, issue of health facilities is a general and infant mortality rate is particularly as are better addressed in India। अब अगर बात की जाए हेल्थ फैसिलिटीज की और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो इंडिया में काफ़ी अच्छा कंट्रोल है इन्फेंट की। हम बच्चों के लिए कई इंस्टीट्यूशन बना चुके हैं जहाँ पे बच्चों की प्रॉपर केयर होती है और हेल्थ फैसिलिटीज भी है। बट इन केस ऑफ दिस कोरोना हमने देखा कि पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि इतना ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, हमको उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। उनके पास में अवेयरनेस तो छोड़ सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि उनके हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं है, बेड्स नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है हॉस्पिटल में, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हो लोग। दे आर नॉट इवन अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। द एरिया वेयर पाकिस्तान इज हैविंग एज ओवर इंडिया, तो पाकिस्तान की भी एज है इंडिया के ऊपर, मतलब कि किस तरह से पाकिस्तान आगे है इंडिया से। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम लेवल, इंडिया एंड पाकिस्तान एक लेवल से स्टार्ट किया था। पाकिस्तान अचीव्ड बेटर रिजल्ट विद रिगार्ड्स टू द माइग्रेशन ऑफ द वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्रीज।
मतलब कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में लोग माइग्रेट किए, एक जगह से दूसरे इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने इंडिया से बेटर किया। इंडिया में यहाँ से इतना शिफ्ट नहीं हुए, पर पाकिस्तान में लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, लाइक पाकिस्तान के कई लोग आपको बाहर भी मिलेंगे। तो ये जो माइग्रेशन रेट है पाकिस्तान का ज़्यादा इन कंपेरिजन टू द इंडिया। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज भी देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट दिखता है लोगों का, कि गांव से वो शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, और दे आर हैप्पी विथ इट। बट इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट वांट टू ट्रैवल, वो ट्रैवल नहीं करना चाहते इतना। नाउ बाय रिड्यूसिंग बिलो पॉवर्टी लाइन population to 29.5% of the total, contrasting with the India's 21.9% in 2011. The Pakistan growth strategy had a better human face than that of इंडिया। अब ये बीपीएल जो है उन्होंने कंट्रोल किया, दोनों ने कंट्रोल किया, बिलो पॉवर्टी लाइन दोनों ने कम किया। बट स्टिल इन अ कंडीशन लाइक पाकिस्तान विच इज हैविंग अ वेरी पुअर कंडीशन, उसमें भी उन्होंने बिलो पॉवर्टी लाइन कम करके दिखाई। तो हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ने वहां पर अच्छा किया है, हमसे ज्यादा हम और बेहतर कर सकते थे। नाउ इवन व्हेन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान हैज बीन लोअर, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में। सो एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन हायर, मतलब जो वहाँ पे पैसा लगता है तो उस पे कमाई भी होती है। इन इंडिया इट्स अ प्रॉब्लम कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी कई बिजनेस बंद भी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं पैसे को। दैट इज अ प्रॉब्लम। नाउ चाइना एज ओवर इंडिया। नाउ चाइना इंडिया से किन टर्म्स में आगे, तो चाइनीज रिफॉर्म प्रोसेस बिगेन मोर कंप्रेहेंसिव ड्यूरिंग द 80s व्हेन द इंडिया वाज इन द मिड स्ट्रीम ऑफ द स्लो ग्रोथ प्रोसेस। तो इंडिया में जो यहाँ पे चाइना में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ था, बेसिकली उसकी वजह से, रिफॉर्म्स की वजह से वो बहुत आगे निकल गए थे। और बेसिकली इंडिया काफ़ी उस टाइम स्लो ग्रोथ से चल रहा था, 80s में इंडिया की ग्रोथ बहुत ही पुअर थी, बिकॉज सब कुछ हाथ में किसका था, पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। और उनका जो नेचर था पब्लिक सेक्टर का, वो जो एटीट्यूड था बहुत स्लो था ग्रोथ रेट उनका। नाउ इवन व्हेन द रिफॉर्म प्रोसेस वाज एक्टिवली परसूड इन द 90s, India focused more on GDP growth, in contrast to the China's initiative on focusing on poverty alleviation. While rural poverty in the China declined by 85% during the period of 78 to 89, in India it declined only by 50% during this period. So rural poverty को कम करने में भी China was able to know success in this kind of things, because China was able to reduce it by 85%। चाइना ने बहुत अच्छा कुछ ही सालों में, 10 सालों में कंट्रोल कर दिया, और इंडिया में सिर्फ 50% ही कंट्रोल कर पाए। मतलब पॉवर्टी को कम किया जा सकता है, बट उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, तो एफर्ट्स इतने एफिशिएंट नहीं लगे। पॉलिसीज आई, सब बनी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर था इंडिया में। तो बेसिकली इसकी वजह से चाइना आगे दिखता है पॉवर्टी को कम करने के मामले में। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमने से पहले वाले चैप्टर में भी देखा था, इंडिया में भी थे, चाइना में भी थे, बट कौन ज्यादा सक्सेसफुल रहा पॉवर्टी को कम करने में? चाइना। ओके। नाउ the third point, restructuring of the Chinese agriculture went a long way. It abolished common system of farming, a system of collective cultivation. Instead, households were allotted land for individual cultivation through ownership of land remained with the state. This brought about a radical transformation in the agriculture. तो एग्रीकल्चर में भी यहाँ पर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, कि यहाँ पर जो एक सिस्टम था, फार्मिंग सिस्टम जो चलता था, जो कि सब एक कलेक्टिव फार्मिंग करते थे, इसके जगह करने के बजाय क्या किया, हाउस होल्ड को लैंड दे दी गई। वो गवर्नमेंट के अंदर ही रहती थी, और उनको बोल दिया कि ठीक है तुम लोग प्रोडक्शन कर सकते हो, तुम्हारे हिसाब से लैंड हमको हमारी है, बट आप उसमें प्रोडक्शन करके अर्न कर सकते हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एग्रीकल्चर का, इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इंडिया में क्या हुआ, इन इंडिया एग्रीकल्चर रिफॉर्म हैज बीन फार लेस इफेक्टिव देन इन चाइना। इंडिया में एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो थे इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे जितना चाइना में हुए। नाउ ऑल्सो ग्लोबल एक्सपोजर ऑफ द इकोनॉमी हैज बीन फार मोर वाइडर इन चाइना देन इन इंडिया। अगर ग्लोबल एक्सपोजर देखें इकोनॉमी का, तो चाइना का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, बिकॉज चाइना वाज एक्सपोर्टिंग टू मच एंड विद द डिफरेंट इकोनॉमीज, तो उनका जो डीलिंग है काफ़ी ज़्यादा दूसरे कंट्रीज के साथ में। तो चाइना अलाउड फॉरेन इन्वेस्टर्स 100%। चाइना ने स्टार्टिंग में ही एफडीआई कर दिया था, 100% एफडीआई कर दिया था, कि आओ इन्वेस्ट करो मेरी कंट्री में पैसे को, और आप भी फायदा लो, और हमारी भी एम्प्लॉयमेंट, हमारा भी ग्रोथ होगा, हम भी डेवलप होंगे। तो ये हमने बहुत स्लो किया, हमने ये पहले अपनाया ही नहीं, काफ़ी टाइम टाइम लग गया 100%। तो अभी भी, अभी जैसे कि हाल ही में हम बात करें कि वॉलमार्ट आने वाला था, 100% एफडीआई अलाउ करने की बात कर दी, तो मैनी पीपल्स वर स्टैंडिंग अगेंस्ट दैट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कि नहीं ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो बेसिकली इम्प्रूवमेंट होने के लिए कुछ चेंजेस होने चाहिए, बट स्टिल पीपल्स आर नॉट स्टैंडिंग, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये थोड़ा दिक्कत दे जाता है।
Then it allowed the foreign investors the freedom to hire and fire the workers. It also offered them the lucrative infrastructure. अब बेसिकली ये चाइना में कैसा होता है कि जब हायर एंड फायर मतलब कि जिसको काम पे रखो और जब चाहा आपने निकाल दिया, तो ऐसा चलता है वहाँ पे। तो इससे क्या रहता है, इससे काफ़ी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि जब ऐसी फ्रीडम मिल जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर किसी को भी रख सकते हैं काम पे जब उनको अच्छा लगा, और जब नहीं लगा तो उसको निकाल सकते हैं। So these are the very important points. So this is kind of structure infrastructure which is very ल्यूक्रेटिव, मतलब बहुत लुभावना बन जाता है कि कितना अच्छा रहे, किसी को जब भी मैं कंपनी लगा रहा हूँ जिसको काम पे रखना है, जब चाहे मन किया निकाल दो। तो इस तरह से कर सकते हैं चाइना में। Now, by establishing special economic zones, it offered lucrative infrastructure facility to the foreign investors. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब चाइना ने लगाया, तो उसने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया, उनका इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे एरिया बनाएगा जहाँ पे टैक्सेस बहुत कम लगेंगे। तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अपनी कंपनी लगाई, प्रोडक्शन शुरू किया, which really took China far ahead than India. The China was liberal in allowing this FDI in retail. अब मैंने अभी आपको रिटेल का एग्जांपल दिया वॉलमार्ट का, हमने उसको नहीं आने दिया, हमने बोला नहीं 100% एफडीआई नहीं करने देंगे, छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। बट चाइना क्या था, चाइना ने स्टार्टिंग में ही लिबरल कर लिया था। चाइना वाज नॉट थिंकिंग दैट मच, चाइना ने इतना नहीं सोचा, और चाइना ने 100% क्या कर दिया, एफडीआई कर दिया रिटेल सेक्टर में शुरू से ही। So in all these respects, the India remained far behind. India पीछे रह गया. As a matter of fact, the India has been providing protection to the labor intensive segments of the economy. हम लोग इसमें लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स को आगे बढ़ाने में कोशिश करते रह गए, और चाइना ने इतना नहीं सोचा। चाइना ने सबके हाथ में दे दिया कि तुम लोग प्रोडक्शन करो ना। अगर इंडिया को पता चले कि लाइक हम भी प्रोडक्शन कर रहे, हमारे जो घर है उसके बैक साइड पे प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो वो लोग आ जाएंगे बिल्कुल कि नहीं स्टॉप करो, ये कोई कॉमर्शियल जगह नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। बट इन चाइना दिस इज नॉट द केस, उनको आगे करने के लिए अलाउ कर दिया कि आप कर सकते हो, आपके पास स्पेस है, यू कैन डू इट। तो इस वजह से भी लोगों को एक इम्पल्स मिला, और उन्होंने काफी बेटर कर दिया इस एरिया में। So it is owing to this factor that China has emerged the second largest economy in the world in terms of its percentage share in global GDP. इसलिए इंडिया काफी पीछे रह गया और चाइना की इकोनॉमी काफी आगे चली गई। So this is the end of your chapter. This was the second and the last part. So if you're having any doubt, you can contact me. Okay, thank you.